स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले पीटी 365 में, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्पेसिस न्यूज़ में बनी हुई है, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर साल हम लोग देखते हैं कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके स्पेसिस से रिलेटेड है ना प्रीलिम्स में देखे जाते हैं। इसको रट्टा नहीं मारना है, बल्कि हम लोगों के साथ है ना एक ग्राफिक नोट्स के माध्यम से देखते हुए चलना। आइए बिना किसी देर के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं यहीं से। इसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं हिम तेंदुआ के बारे में। हिम तेंदुआ के बारे में हम लोग बात करें अगर, तो इसको पहाड़ों का भूत के रूप में मतलब कि बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना, टिप्पणी किया जाता है कि पहाड़ों का भूत है। ये IUCN के वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है। वल्नरेबल कैटेगरी क्या होता है ना, इसके बारे में हम लोग आगे बहुत ही मतलब कि एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। आगे यहाँ पे जो आ रहा है इसको देख लेते हैं बस। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसके निवास के बारे में, ये आपके मध्य दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्र ना, भारत, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे मेघालय के क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। अगर क्वेश्चन बाई चांस स्टेटमेंट वाइज पूछता है कि ये मेघालय में पाए जाते हैं, तो ये आपका नहीं पाए जाते। इसके बारे में अगर और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग बात करें तो ये दहाड़ता नहीं, ठीक है ना। ये दहाड़ता नहीं है शेर की तरह, बल्कि है ना जो बिग कैट जैसे दहाड़ते हैं लोग, तो उसमें नहीं आता है, बल्कि ये थोड़ा नीचे साउंड जैसे बिल्ली की तरह करता है, म्याऊं म्याऊं, ठीक है। तो बिल्ली जैसा मिमी आता है। यह एक एकांतवासी है, ठीक है, एकांतवासी जानवर है और अपने क्षेत्र को चिन्हित करता है, मतलब एक ही क्षेत्र में निवास करता है। अगर हम लोग इसके निवास के बारे में बात करें ज़्यादातर, तो हेमिस नेशनल पार्क, जो कि आपका लद्दाख में पड़ता है, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में पड़ता है ना, विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाले हिम तेंदुआ यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये कारगिल क्षेत्र के कहाँ पे, तो आपका उत्तर में पड़ जाता है, कारगिल क्षेत्र के उत्तर में पड़ता है। अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, तो इसका पहला प्रोजेक्ट है ना स्नो लियोपार्ड है ना, इसका देखा गया है, जो कि कहाँ पे देखा गया था, हेमिस नेशनल पार्क में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। बस इसके बारे में इतना ध्यान रखना, क्योंकि ये देखिए जो दहाड़ने वाला है ना, इस पर एक बाघ से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका था पहले कि क्या है दहाड़ता है, ऐसा कुछ करता है, तो वहाँ पे इसको ध्यान में रखना है। ये जो हिम तेंदुआ होते हैं दहाड़ते नहीं। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है कि दूसरा जो न्यूज़ में बना हुआ है, एक सींग वाला गेंडा। तो एक सींग वाला गेंडा हम लोग जानते हैं कि असम का महत्वपूर्ण जानवर है। इसको भी IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। इसके निवास क्षेत्र के बारे में हम लोग अगर बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में पाया जाता है। भारत हो गए, नेपाल हो गए, भूटान हो गए, यहाँ के स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका सर्वाधिक आबादी का अगर हम लोग बात करें तो काजीरंगा, जो कि असम का पड़ता है, वहाँ पे निवास करते हैं। मेनली जो होता है ना ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में देखा जाता है। और ये भी जो होते हैं ना भौगोलिक रूप से तो काजीरंगा से ब्रह्मपुत्र, डिप्लू, मोरा, डिप्लू और लोहित नदी गुजरती है, वहाँ पे आपके देखे जाते हैं। अगर कुछ अन्य तथ्यों को बात करें तो ये सभी एशियाई गेंडों में सबसे बड़े आकार के पाए जाते हैं, ठीक है। ये शेर के बिल्कुल विपरीत होते हैं, ये एकांत में निवास करते हैं, ये झुंड में नहीं रहते, ठीक है ना, एकांत में निवास करते हैं जैसे। और ये हाल के टाइम में चर्चा में आया है, तो ये चितवन घोषणा के बारे में, चितवन घोषणा के कारण यह अभी चर्चा में बना हुआ है। चितवन घोषणा कहाँ पे हुआ था, ये आपका नेपाल में हस्ताक्षरित किया गया है। गैंडा संरक्षण के लिए हस्ताक्षरित हुआ है, तो चितवन घोषणा ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। एक सींग वाला गेंडा के बारे में, तो यह असम का हो जाएगा, काजीरंगा में पाया जाता है, एशियाई गेंडों में सबसे बड़ा होता है। और ये क्यों चर्चा में था, तो चितवन घोषणा के लिए आया था। चितवन घोषणा कहाँ पे हुआ था, तो आपका नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट जो होने वाला है देखिए, नेक्स्ट जो है ना नीलगिरी तहर है। तो नीलगिरी तहर क्यों चर्चा में है, तो ये पश्चिमी घाटी की शान मानी जाती है और इसको इंडेंजर्ड रूप से IUCN ने वर्णित किया, ठीक है, लुप्त प्राय जनजाति में किया। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसको हम अलग से ना एक वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे कितनी प्रजातियाँ किस स्थिति में, ठीक है, तो उसका अलग से वीडियो आएगा। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें सांस्कृतिक महत्व के बारे में नीलगिरी तहर के, तो ये सांस्कृतिक महत्व इसका संगम युग से हो जाता है। संगम साहित्य ना चोल चेर पांड्य युग से हो जाता है। शिल्पाधिकारम में इसका उल्लेख किया गया है और इसका स्थानीय नाम वहाँ पे शिल्पाधिकारम में
वराइडू के रूप में मिलता है संगम युग के टाइम का। तो इसको भी है ना हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो होने वाला है कि इसका निवास स्थान कहाँ पे, थोड़ा फास्ट हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। तो निवास स्थान जो है इसका पश्चिमी घाट का एरिया हो जाता है, जो 16 वन हो गए ना, घास के मैदान हो गए, यहाँ पे निवास करती है। इसकी सर्वाधिक आबादी के बारे में हम लोग बात करें अगर नीलगिरी तहत की, तो एराविकुलम में नेशनल पार्क जो कि केरला में पड़ता है, वहाँ पे इसका सर्वाधिक क्या बोलते हैं आबादी देखा गया। और संरक्षण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत शुरू किया गया। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर पाई जा रही है, केरल में पाई जा रही है, लेकिन संरक्षण का कार्य कौन कर रहा है, तो तमिलनाडु सरकार कर रही है। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी आ सकता है, इसको ध्यान में रखना है। और PDF हम टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल देंगे, आप वहाँ से भी इसको एक बार रीडिंग लगा सकते हैं। आप लोग वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख लीजिएगा, है ना, दोबारा से। देखिए दूसरा जो होने वाला है ना, दुर्लभ स्तनधारी एक कस्तूरी मृग है, ठीक है, कस्तूरी मृग। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हिमालयी क्षेत्र में हो जाती है ना, शर्मिला और एकांतवासी ये भी होती हैं। नर मृग में न कस्तूरी ग्रंथि होती है, जिसके लिए इसको कस्तूरी मृग के रूप में जाना जाता है, लेकिन सींग नहीं होता है। तो याद रखना है कि जो नर मृग होती हैं उसमें कस्तूरी ग्रंथियाँ होती हैं, लेकिन इसमें सींग नहीं होता है। और स्थिति बात करते हैं इंडेंजर में रखा गया इसको। इसके बाद बोनोबा है। बोनोबा के अगर बारे में हम लोग बात करें, बोनोबो के बारे में, तो विश्व में केवल कांगो में पाए जाते हैं। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें ज़्यादा से ज़्यादा बोनोबो के बारे में, तो ये एक ऐसी प्रजाति है जो मनुष्य की सबसे करीबी है ना रिश्तेदार के तौर पे शुरुआती देखी जाती है DNA के आधार पर, ठीक है ना। DNA का आधार पर मनुष्यों की सबसे प्राचीनतम और सबसे करीबी रिश्तेदार के रूप में देखी जाती है। मातृसत्तात्मक समाज होते हैं इनका, समाजों का नेतृत्व है ना मादा मतलब कि फीमेल्स करती हैं। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए सिंधु सभ्यता वाली बात, है ना, कि जो समाज इनका बोनोबा का समाज कैसा है, तो मातृसत्तात्मक समाज हो जाता है। नेक्स्ट जो होने वाला है लाल चंदन है आपका। लाल चंदन को अगर हम लोग बात करें तो जंगल का खजाना के रूप में जाना जाता है, और IUCN की इंडेंजर कैटेगरी में इनको भी रखा गया। अगर हम लोग भौगोलिक क्षेत्र का बात करें तो शेषाचलम पहाड़ियाँ जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है, शेषाचलम पहाड़ियाँ स्थानिक है और पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। उपयोग हो जाएगा तो बाग यंत्र औषधि हो गया मेनली, है ना, सौंदर्य प्रसारण लाल रंग का जो कि बनाया जाता है, तो इसके कारण हो जाएगा। और इस पे अगर हम लोग कानूनी अधिकार के बारे में सरकार के कुछ बात करें तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार यदि कोई विदेशी कंपनी शोध करती है तो लाभ साझाकरण के तहत स्थानीय कनी जनजातियों को हिस्सा देनी पड़ेगी। जो कि वहाँ पे जनजाति है उस जंगल में निवास करती हैं, उनको हिस्सा देना पड़ेगा आपको लाल चंदन को। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया, खास करके मछलियों के ऊपर पूछा गया। तो पक्षी जगत का ना फ्लेमिंगो और हॉर्नबिल के बारे में अगर हम लोग बात, हॉर्नबिल असम वाला है, सॉरी नागालैंड वाला है, आप लोगों को याद होगा। फ्लेमिंगो के बारे में हम लोग बात करें तो ग्रेट फ्लेमिंगो है ना, इनका प्रवास मध्य एशियाई फ्लाईवे है ना से आती हैं, ये लोग सेंट्रल एशिया से आती हैं। और महत्वपूर्ण स्थान का हम लोग बात करें तो कच्छ का रण हो गया, ठीक है, जिसको फ्लेमिंगो सिटी के रूप में जाना जाता है, और धनुषकोडी हो गया। तो यहाँ पे ये खास करके प्रवास करती हैं, मतलब कि वहाँ से आया करके यहाँ पे आती हैं फ्लेमिंगो। इसके बाद ग्रेट हॉर्नबिल है। तो ग्रेट हॉर्नबिल का अगर हम बात करें तो ये पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख पक्षी मानी जाती है, और ये नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भी ना इसी के नाम पे रखा गया है। तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए क्या है कि ऐसे प्रजातियों से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है कि डुंगोंग है। डुंगोंग की बात करें तो ये भी वनरेबल कैटेगरी में है, असुरक्षित में है, समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। समुद्री गाय है, देगा कि मछली है क्या है ऐसे करके, है ना, डुंगोंग, तो ये समुद्री गाय हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग बात करें तो यह एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, ये शाकाहारी भी है और समुद्री स्तनपायी है। इसके बारे में आहार के बारे में बात करते हैं, केवल समुद्री घास को खाता है। तो ऐसे करके स्टेटमेंट इसके ऊपर आ सकता है क्वेश्चन में।
और संरक्षण का बात करते हैं, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व पार्क है ना पाक की खाड़ी में स्थापित किया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तमिलनाडु के पास है ना भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व पार्क पाक की खाड़ी में स्थापित किया गया। अन्य क्षेत्र का बात करते हैं, मन्नार की खाड़ी हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी हो जाएगा, यहाँ पे डुगोंग पाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रजाति होने वाली है जलीय प्रजाति है कछुआ है ना। तो टर्टल्स के बारे में हम लोग बात करें तो पहली जो होने वाली है ओलिव रिडली है, ठीक है। तो ओली रिडली के बारे में हम लोग बात करते हैं, वल्नरेबल कैटेगरी में आईयूसीएन की ये भी है, ठीक है। और सबसे छोटे और सर्वाधिक संख्या वाली ये होती है। देखिए एक शब्द आ रहा है अरीवदा। तो अरीवदा क्या होता है? अरीवदा के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये एक प्रकार का टाइमिंग होता है, ठीक है ना। जब ये लोग पानी से बाहर निकल करके आती हैं और बाहर पे आकर के एक सामूहिक रूप से अंडे देती हैं, तो इस स्थिति को अरीवदा के रूप में जाना जाता है। इसका जगह का हम लोग बात करें तो गहिरमाथा जो कि उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ पे सामूहिक रूप से अंडे देने के लिए आती हैं। स्थिति वल्नरेबल हो जाएगा, ठीक है ना, इसको रखा गया। नेक्स्ट जो होने वाली है एशियन जायंट सॉफ्ट सेल, एशियन जायंट सॉफ्ट सेल, ठीक है ना। ये केरल में भीमाना नाम से प्रसिद्ध है। इसके प्रकृति के बारे में हम लोग बात करें तो ये मांसाहारी और आक्रामक होती हैं, मांसाहारी और आक्रामक होते हैं। स्थिति जो होता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड के रूप में इसको रखा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों को याद में रखना। इसमें ओलिव रिडली के बारे में हम लोग देख चुके थे, कहाँ पे था, गहिरमाथा के क्षेत्र में था। अरीवदा के रूप में एक शब्द का यूज किया गया है जब वो लोग अंडे देने के लिए आते हैं उस टाइम के लिए। नेक्स्ट जो होने वाला है, ठीक है, लाइकेन और क्या है टर्डीग्रेडस। टर्डीग्रेडस के बारे में, लाइकेन के बारे में हम लोग बात करते हैं। शैवाल और कवक का क्या होते हैं, सहजीवी संबंध के रूप में इनका जन्म होता है। यह प्रदूषक संकेतक है, SO2 के लिए प्रति संवेदनशील होते हैं। और भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया, तो उत्तराखंड में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। और नेक्स्ट जो होने वाला है कि वाटर बियर्स के बारे में है ना, जो कि टर्डीग्रेड्स के बारे में। तो सबसे बेशर्म प्रजाति में मानी जाती है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है, अभी ख्याल में नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और अंतरिक्ष और वैक्यूम में जीवित रह सकते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्रिप्टोबायोसिस है ना, लुप्त अवस्था में जाने की क्षमता होती है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से एक बार। इसके बाद है एक है ना सिकाडा। सिकाडा ये क्यों चर्चा में रहा है, तो सिकाडा है ना नई प्रजाति की खोज की गई, ठीक है ना, एक कीट की प्रजाति है, इसकी खोज की गई। यह तेज आवाज़ करने वाला कीट है। जैसे देखिएगा ना ग्रामीण इलाकों में जो कि पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ करते हैं कीट, ठीक है ना, वैसे ही एक प्रकार का है ज़ोर से आवाज़ निकालने वाला कीट है। उसके निवास स्थान के बारे में हम लोग बात करते हैं, पश्चिम घाट हो जाएगा, ठीक है। साइलेंट वैली कहाँ पड़ता है, केरल के एरिया में। और जो वर्षावन हो जाते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके और भी महत्व के बारे में बात करें तो ये पारिस्थितिकी तंत्र में स्वास्थ्य संकेतक होते हैं। स्वास्थ्य संकेतक क्यों, तो ये मृग है ना अपमार्जक की भूमिका निभाते हैं। ऐसा क्यों, तो पत्ती होती है ना सड़ाले गलाने का कार्य करते होंगे, इसलिए ये लोग अपमार्जक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है आरोग्य उपचार हो जाएगा, ठीक है ना। तो जीवनी दवा इससे बनाई जाती है, इसको भी वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया। और केरल की कनी जनजाति द्वारा उपयोग की जाती है। तो आरोग्य उपचार का संबंध कौन सी जनजाति से, कनी जनजाति से, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। और बायो प्रोस्पेक्टिंग है ना, मुनाफे का 50% जो होता है जनजातियों के साथ साझा करना पड़ेगा, तो इसको भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। इसके बाद जो होने वाला है मरीकुट्टी। मरीकुट्टी क्या है, तो इसको भी आईयूसीएन के ना वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया। यह घाव भरने वाला एक पौधा है, घाव भरने वाला पौधा है और भारत का ये स्थानीय पौधा है, तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। देखा मरीकुट्टी क्या है, ठीक है, तो इतना सारा हो जाता है। नेक्स्ट जो होने वाला है नेक्स्ट जो होने वाला है कोनोकार्पस। कोनोकार्पस का हम लोग बात करें तो गुजरात तेलंगाना से संबंधित एरिया में हो जाता है, एक प्रकार का एक पेड़ है, ठीक है ना। ये शोषण में क्या कर रहा है, समस्या उत्पन्न कर रहा है। जो भी मतलब कि एरिया में हो जाता है वहाँ पे सांस लेने में समस्या उत्पन्न कर रहा है। सेना है ना बिलिस सेना स्पेक्टबिलिस केरल के वनों के
लिए खतरा के रूप में देखा गया है, बहुत ही आक्रामक है। नेक्स्ट जो होने वाला है उत्तरजीवी, जो कि सी बर्गथॉर्न है, एक प्रकार का बैर की प्रजाति है जो कि लद्दाख में पाई जाती है, ठीक है ना, कोल्ड डेजर्ट में पाई जाती है। ये मृदा बांधने वाला माना जा रहा है। बंडरबेरी, देखिए बोले थे ना कि बेर की प्रजाति है, इसमें विटामिन सी और मेगा फैटी एसिड पाया जाता है। देखिए अभी हम लोग क्या क्या कवर किए, पहले तो कवर किए थे कि हिम तेंदुआ के बारे में, ठीक है ना, हिम तेंदुआ के बारे में तो आपका लद्दाख में पाया जा रहा था, ठीक है। और उसके बाद सी बर्गथॉर्न क्या था, सी बर्गथॉर्न एक बेर की प्रजाति थी, ये भी आपकी लद्दाख में थी। इसके बाद एक सींग वाला गेंडा हम लोग देखे थे, क्योंकि हिम तेंदुआ तो लद्दाख में पाया गया था। एक सींग वाला गेंडा आसाम में पाया जा रहा था, काजीरंगा में। और ओलिव रिडिल देखे थे ना, जो कि कहाँ पे कछुए की सबसे छोटी प्रजातियाँ थी, ये उड़ीसा में तट पे हम लोग देखे थे। फिर लाल चंदन देखे थे, आंध्र प्रदेश के एरिया में चर्चा में था। और डुंगोंग, जो कि एक समुद्री गाय थी, गाय के रूप में देखा जा रहा था, कहाँ पे तमिलनाडु में देखा गया था। इसके बाद हम लोग है ना पश्चिमी घाट केरला के एरिया में नीलगिरी तहर हो गया, सिकाडा हो गया, आरोग्य उपचार हो गया, और जो कि पौधे के रूप में इसको हम लोग देखे थे। इतना सारा चीज़ हम लोग देखें, इसका पार्ट 1 था, और इसके बाद पार्ट 2 भी हम लोग लाएंगे, ठीक है ना। पार्ट 2 में हम लोग और भी सारी प्रजातियों को कवर करेंगे। ये आपका विजन 365 से सारा का सारा लिंकेड था। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब